अर्जुन को पता लग चुका था कि मीरा को उससे दूर करने में किन किन लोगों की साजिश थी। सबसे पहले रागिनी और उसके दोस्त, और उसके बाद तान्या, जो खुद ही अफवाहें फैला रही थी। अब उनके साथ क्या करेगा अर्जुन, देखेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, द साइलेंट मिलेनियर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हर रोज हमारी ये कहानी 6:15 बजे इसी चैनल पर आती है। और दोस्तों, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो अपने गांव और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कहां से अपनी कहानी को सुनते हैं। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 7 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी, और एक लाइक जरूर से करना। ये कहकर अर्जुन आईने के पास आया और उसने अपने अक्स को आईने में देखकर कहा, गलती इनकी नहीं, मेरी है। मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि मदद करूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में अच्छाई की कीमत लोग धोखे से चुकाते हैं। उसके बाद वो मुड़ा और अपने दोस्तों की तरफ देखकर आगे बोला, समीर, कपिल और आहन, अब तक तुमने गरीब अर्जुन को देखा था, जो मार खाता था, जो चुप रहता था, मदद करता था। लेकिन आज वो अर्जुन मर गया। ये कहकर अर्जुन ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और गुस्से में कहा, तान्या को अग्निहोत्री चाहिए था ना, उसे पावर चाहिए थी। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। और रागिनी, उसे गॉसिप पसंद है ना, अब मैं उसे ऐसी हेडलाइन दूंगा जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। उसकी बात सुनकर समीर ने घबरा कर पूछा, अरे भाई भाई, तू क्या करेगा यार? आगे से अर्जुन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने उसकी बात का जवाब देकर कहा, सबसे पहले मैं अपनी मीरा को ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया छाननी पड़े। और जब तक मैं उसे ढूंढ लूंगा, तब तक मैं वापस आऊंगा। और तब इस कॉलेज में, इस शहर में इन गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। फिर उसने दृढ़ता से आगे कहा, लेकिन अभी अभी मुझे तान्या से मिलना है। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया। चलो, उसे उसकी जीत की बधाई देकर आते हैं। अर्जुन ने अपना पुराना फोन उठाया और जेब में डालकर पूछा, तैयार हो जाओ दोस्तों, असली खेल शुरू होता है। ये कहकर अर्जुन कमरे से बाहर निकला। उसके कदमों की आहट में अब वो लड़खड़ाहट नहीं थी। अब वहां पर सिर्फ एक मकसद था, बदला और अपना प्यार वापस पाना। अर्जुन अब सीधा तान्या के घर की तरफ गया। वहीं उधर तान्या और रागिनी को अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने जिस शेर को सोता हुआ समझकर छेड़ा है, अब वो जाग चुका है। और ये भूखा शेर बहुत खतरनाक है। वहीं तान्या उस वक्त अपने आलीशान घर के बगीचे में बैठी अपनी जीत का जश्न मना रही थी। वो अपने फ्रेंड्स को फोन पर बता रही थी कि कैसे मीरा डरपोक थी और वो मैदान छोड़कर भाग गई। तभी उसको गेट पर अर्जुन दिखाई दिया। उसके बाल बिखरे थे, शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगे हुए थे, और आंखों में वही सूजापन जो रात भर रोने से आता है। तान्या उसे देखकर चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक विनींग मुस्कान तैर गई। तान्या ने मन ही मन में सोचा, हो आ गया आखिरकार, शेरनी के पिंजरे में शिकार खुद चलकर आ गया। तभी अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। बिना कुछ बोले उसके सामने वाली कुर्सी पर धम से बैठ गया। उसने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया और उसने धीरे से कहा, तान्या, तुम सही कह रही थी, सब सही थे। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ तान्या। अर्जुन की आवाज कांपने लगी। आगे से तान्या ने अपनी कॉफी टेबल पर रखी और अर्जुन के पास गई। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया। उसके स्पर्श में सांत्वना नहीं बल्कि अधिकार था। तान्या ने अपनी आवाज में झूठी हमदर्दी घोलकर कहा, ओह अर्जुन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वो लड़की तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं थी। वो तो बस बस एक भटकाव थी। देखो, उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया, बिना बताए भाग गई। अगर वो तुमसे सच में प्यार करती तो क्या ऐसे जाती? प्यार में भरोसा होता है। फिर वो रूमर्स पर विश्वास करके तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? तभी अर्जुन ने तान्या की आंखों में देखा। उसे घिन आ रही थी, लेकिन उसने उसकी आंखों में आंसू भर लिए और उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि वो मेरी दुनिया है, लेकिन अब अब सब खाली लगता है। और वो कहकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी तान्या ने अर्जुन के गाल पर हाथ फेर कर कहा, तुम खाली नहीं हो अर्जुन, मैं हूं ना। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, मेरे डैड, मेरी फैमिली, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भूल जाओ उसे, वो एक बुरा सपना थी। वो शाम तान्या ने अर्जुन को अपने ही घर पर रोका। उसने अपने कुक से अर्जुन का पसंदीदा, जो उसे लगता था, खाना बनवाया।
डाइनिंग टेबल पर तान्या ने अर्जुन को अपने हाथों से खाना खिलाया। तान्या ने एक निवाला अर्जुन के मुंह के पास लाकर प्यार से कहा, लो, ये खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। आगे से अर्जुन ने मुंह खोला और निवाला खा लिया। वो खाना स्वादिष्ट था, लेकिन अर्जुन के गले से नीचे उतरते वक्त वो उसे जहर जैसा लग रहा था। हर निवाले के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुस्से में मन ही मन में कहा, खिला ले तान्या, जितना खिलाना है खिला ले। जिस दिन मेरा वक्त आएगा, ये एक एक निवाला तेरी हलक से बाहर निकालूंगा। वहीं तान्या को लगा कि उसने अर्जुन को जीत लिया। उसे लगा कि अर्जुन अब पूरी तरह से उसका हो चुका है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो पालतू समझ रही है, वो सिर्फ घात लगाकर बैठा एक शिकारी है। अगले 30 दिन अर्जुन की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। दादाजी की शर्त और अभी भी लागू थी। उसके पास न पैसा था और न पावर। उसे अर्जुन अग्निहोत्री की जगह नॉर्मल अर्जुन बनकर जीना था। सबसे बड़ी सजा ये थी कि उसे तान्या का बॉयफ्रेंड होने का नाटक भी करना पड़ रहा था। कॉलेज में अब वो ऑफिशियल कपल थे। तान्या पूरे कॉलेज में अर्जुन का हाथ पकड़कर घूमती। वो उसे महंगे तोहफे देती, जिन्हें अर्जुन न चाहते हुए भी रख लेता। उसे अपनी गाड़ियों में घुमाती, दोस्तों के सामने शो ऑफ करती। अर्जुन चुपचाप एक कठपुतली की तरह उसके साथ रह रहा था। वो उसके साथ मुस्कुराता, उसकी हाँ में हाँ मिलाता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा भीड़ में किसी को ढूंढती रहती। मीरा। दिन में वो तान्या के साथ होता, लेकिन रात में वो असली संघर्ष शुरू हो जाता। जब तान्या उसे हॉस्टल छोड़कर जाती, तो अर्जुन पिछले दरवाजे से निकल जाता। वो मुंबई की गलियों की खाक छानता। वो रेलवे स्टेशन जाता, बस डिपो जाता, पुलिस के थाने के चक्कर काटता। उसने अपने दोस्त समीर, कपिल और अहान को भी काम पर लगाया हुआ था। वो लोग मीरा की फोटो लेकर हर जगह पूछताछ कर रहे थे, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं था। वो जैसे हवा में विलीन हो गई थी। हर गुजरते दिन के साथ अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे डर सताने लगा था। उसके मन में हमेशा चलता रहता था, अरे यार, क्या वो सुरक्षित है? क्या उसने कुछ गलत तो नहीं कर लिया? क्या वो भूखी है? लेकिन फिर भी अर्जुन जानता था कि अगर उसने 30 दिन पूरे होने से पहले अपना आपा खोया, तो वो हमेशा के लिए अपनी ताकत खो देगा। और मीरा को ढूंढने के लिए उसे उस ताकत की जरूरत थी। आखिरकार वो रात आ गई। 30वीं रात। घड़ी में रात के 12 बजे। कैलेंडर बदला। अर्जुन अपने हॉस्टल की छत पर खड़ा था। आसमान को घूर रहा था। उसका फोन, जो पिछले 1 महीने से सिर्फ इनकमिंग के लिए था, जिसका बैलेंस तान्या डलवाती थी, अचानक वाइब्रेट हुआ। लेकिन तान्या का कॉल नहीं था। ये एक प्राइवेट नंबर था। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोन उठाकर कहा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से जगदीश की भारी और सम्मानजनक आवाज आई, बधाई हो छोटे मालिक, आपकी तपस्या पूरी हुई। बड़े साहब ने आपका वनवास खत्म कर दिया है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक आंसू टपका, लेकिन ये खुशी का नहीं, दुख का था, राहत का था। उसने धीरे से कहा, क्या मेरे अकाउंट्स? लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से जगदीश ने उसको बीच में काट कर कहा, सब कुछ, अब आपके सारे बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज कर दिए गए हैं। आपका ब्लैक कार्ड एक्टिव है। आपकी गाड़ियां, आपका विला, पूरा अग्निहोत्री नेटवर्क, सब आपके इशारे पर है। और हाँ, बड़े साहब ने कहा है, अब आप अपनी काबिलियत दिखाओ। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन की मुट्ठी भींच गई। उसके शरीर में 1 महीने से दबी हुई एनर्जी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, थैंक यू जगदीश जी। अब मुंबई देखेगा कि अर्जुन अग्निहोत्री कौन है। कॉल करते ही अर्जुन ने तुरंत दूसरा नंबर डायल किया। वो नंबर जो उसे जुबानी याद था, नित्या का नंबर। 3 रिंग के बाद फोन उठा। नित्या शायद सो रही थी। उसकी आवाज में नींद थी और उसने नींद में कहा, हेलो, कौन? उधर से अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, उठ जाओ नित्या, तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई है। मुझे तुम्हारी जरूरत है अभी। उसकी आवाज में वो पुराना वाला बोझ का टोन वापस आ गया था। उसकी आवाज सुनते ही नित्या की नींद एक झटके में उड़ गई। वो आवाज पहचान गई थी। उसने एक्टिव होकर कहा, सर आप, क्या सब ठीक हैं? इधर से अर्जुन ने कहा, कुछ ठीक नहीं है नित्या। मैं तुम्हें मीरा की फोटो भेज रहा हूँ। वो पिछले 1 महीने से गायब है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पर। अपनी पूरी टीम लगा दो, मुंबई का कोना कोना छान मारो।
हर सीसीटीवी कैमरा हैक करो, हर पुलिस रिकॉर्ड चेक करो, मुझे 24 घंटे के अंदर उसकी लोकेशन चाहिए। उसने नित्या को ऑर्डर दे दिया था। उसकी बात सुनते ही नित्या समझ गई कि मामला बड़ा गंभीर है। उसने तुरंत उसके ऑर्डर को फॉलो करने का फैसला करके कहा, जी सर, मैं अभी हेडक्वार्टर जा रही हूँ, काम शुरू हो गया समझिए। अगला दिन अर्जुन के लिए कयामत के इंतजार जैसा था। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। उसने तान्या के 50 कॉल्स इग्नोर किए। अब उसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो अपने गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी वाले विला में वापस आ चुका था, जहां अब बिजली भी थी और नौकर चाकर भी। लेकिन घर अभी भी मीरा के बिना वीरान लग रहा था। वो अपने कंट्रोल रूम में बैठा था, जहां बड़े बड़े स्क्रीन्स लगी थी। नित्या और उसकी टीम लगातार डेटा माइनिंग कर रही थी। स्क्रीन पर नित्या का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वो डरी हुई लग रही थी। उसने कांप कर कहा, सर। नित्या की आवाज भी लड़खड़ाने लगी थी। इधर से अर्जुन ने बेताबी से पूछा, बोलो नित्या, मिली वो? आगे से नित्या ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ सर, मिल गई, लेकिन खबर अच्छी नहीं है, बहुत बुरी खबर है। वो अर्जुन को उसके बारे में बता तो रही थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में आंसू थे। वही उसकी बात सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? वो जिंदा तो है ना? आगे से नित्या ने गहरी सांस ली और जवाब देकर कहा, हाँ सर, जिंदा है, लेकिन सर, हमने मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन की पुरानी सीसीटीवी फुटेज रिकवर की। फेशियल रिकॉग्निशन मतलब चेहरा पहचानने वाली तकनीक से हमें एक हिट मिला, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने तुरंत उससे पूछा, कब की फुटेज है? दूसरी तरफ से नित्या ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, उसी रात की सर, जिस रात मेरा विला छोड़कर गई थी। फुटेज आपके स्क्रीन पर भेज रही हूँ, लेकिन सर, दिल थाम कर देखिएगा। ये कहकर उसने अर्जुन को फुटेज भेज दी। इसके बाद अर्जुन के सामने वाली बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट दानेदार सीसीटीवी फुटेज, टाइम स्टैम्प्स 10:45 पीएम। वीडियो में भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म दिख रहा था। तभी अर्जुन ने मीरा को देखा। वो एक बेंच पर अकेली बैठी थी। उसका छोटा सा बैग उसके पास था। वो रो रही थी। वो शायद अपने गांव जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अर्जुन का दिल उसे देखकर पसीज गया। उसने मन ही मन में सोचा, मैं वहां क्यों नहीं था? तभी वीडियो में कुछ हलचल हुई। 3 आदमी मीरा के पास आए। वो देखने में नॉर्मल पैसेंजर लग रहे थे, लेकिन उनकी चाल ढाल संदिग्ध थी। एक औरत भी उनके साथ थी। वो औरत मीरा के पास बैठी और उसे कुछ बातें करने लगी। शायद उसे पानी ऑफर किया। मीरा ने मना किया, लेकिन उस औरत ने जिद करके उसे पानी पिला दिया। पानी पीने के अगले 5 मिनट बाद मीरा बेहोश होने लगी। उसका सिर लुढ़कने लगा। तब उन 3 आदमियों ने उसे सहारा दिया, जैसे वो उनकी बीमार रिश्तेदार हो। उन्हें मीरा को उठाया और आधी बेहोशी की हालत में वो उसे प्लेटफॉर्म से बाहर ले गई, पार्किंग एरिया की तरफ। अगला कैमरा एंगल पार्किंग का था। वहां एक सफेद रंग की वैन खड़ी थी। नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा था। उन आदमियों ने मीरा को उस वैन के अंदर डाल दिया। आगे से मीरा ने विरोध करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ पैर भी चलाए, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। वैन का दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। ये सब देखकर अर्जुन सन्न रह गया। उसका खून जम गया। ये कोई नॉर्मल जाना नहीं था, ये किडनैपिंग थी। ये सब देखकर अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, नित्या, ये क्या है? कौन है ये लोग? दूसरी तरफ से नित्या ने कांपते हुए कहा, सर, हमने उस वैन को ट्रैक करने की कोशिश की। वो गाड़ी एक फर्जी नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क के उन आदमियों के चेहरे को स्कैन किया। उनमें से एक आदमी, वो मुंबई के कुख्यात ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का मेंबर है। उसका नाम रंगा है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने चौंक कर कहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग? अर्जुन के मुंह से इस शब्द किसी गाली की तरह निकल रहा था। आगे से नित्या ने सिर झुकाकर जवाब देकर कहा, हाँ जी सर, ये गिरोह लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें अलग अलग देशों में भेज देता है। अरब कंट्रीज में उनके शिपमेंट जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ये कहकर उसकी रूह तक कांप गई थी। नित्या जानती थी कि एक लड़की के लिए इससे बड़ा नरक कोई नहीं हो सकता, जिस नरक में मीरा अभी फंसी हुई थी। वो ये भी जानती थी कि अब उसको उस नरक से कोई नहीं निकाल सकता। वहीं उसकी ये बात सुनकर अर्जुन को लगा जैसे कमरे की छत उस पर गिर गई। मीरा, उसका मासूम चेहरा और
उन दरिंदों के बीच फंस गई। अर्जुन कुर्सी से खड़ा हुआ। उसके सामने रखा कांच का ग्लास उसने दीवार पर दे मारा और चिल्लाकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका गुस्सा, उसका डर, उसकी बेबसी सब एक साथ बाहर आ गई। उसने तुरंत जगदीश को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। जैसे जगदीश ने फोन उठाया, अर्जुन ने दहाड़ कर कहा, जगदीश जी, आपने ये वीडियो देखा? उधर से जगदीश ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, मैं देख रहा हूँ। हालात बहुत नाजुक हैं। जगदीश की आवाज में गंभीरता थी। तभी अर्जुन ने उसको ऑर्डर देकर कहा, मुझे मेरा चाहिए जगदीश, अभी के अभी। अग्निहोत्री परिवार के पास जितने भी सोर्सेस हैं, पुलिस, अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियन, सबको काम पर लगा दो। मुझे वो वैन, वो रंगा और मेरी मीरा चाहिए। अगर मीरा को एक भी खरोंच आई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। उसकी आंखों में अंगारे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सामने से जगदीश चुप रहा। जब उसने कुछ नहीं कहा तो अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, जगदीश, बोलो कुछ। तभी जगदीश ने बहुत ही भारी मन से कहा, सर, ये कड़वी सच्चाई है जो आपको जाननी होगी। ये फुटेज 1 महीने पुरानी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लड़कियों को ज्यादा दिन शहर में नहीं रखा जाता, खासकर अगर लड़की सुंदर हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने डर कर आगे पूछा, क्या मतलब? तभी जगदीश ने आगे कहा, मतलब ये सर कि आमतौर पर ऐसी लड़कियों को 48 घंटे के अंदर मुंबई से बाहर निकाल दिया जाता है, या तो देश के दूसरे कोने में, या फिर रेड लाइट एरियाज में, या फिर दुबई और खाड़ी के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन का दिल बैठ गया। उसके पैरों से जान निकल गई और धम से कुर्सी पर गिर पड़ा। उसने मन ही मन में सोचा, 1 महीना, 1 महीने में मेरा उन लोगों के पास, क्या वो अब भी मुंबई है? क्या उसे देश से बाहर कर दिया गया? क्या वो जिंदा भी है? हजारों खौफनाक ख्याल अर्जुन के दिमाग में आने लगे। मीरा के साथ क्या क्या हुआ होगा, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी। उसने हताश होकर कहा, तो हम क्या करें जगदीश? क्या मैंने उसे खो दिया? अर्जुन की आवाज अब गुस्से वाली नहीं बल्कि एक हारी और टूटी हुई आवाज थी। तभी आगे से जगदीश ने तुरंत कहा, नहीं सर, अग्निहोत्री कभी हार नहीं मानते। अगर वो पाताल में भी होगी तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स भी हैं। लेकिन हमें अब पुलिस के भरोसे नहीं रहना होगा। हमें अपने तरीके से काम करना होगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? जगदीश ने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, मतलब खून के बदले खून। हमें उस रंगा को ढूंढना होगा। वो मुंबई में ही कहीं बिल में छुपा होगा। अगर वो मिल गया तो वो उगलेगा कि उसने मीरा को किसको बेचा है। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखों में फिर से वही अंगारे दहक उठे। उसने अपने आंसू पोंछे और अब रोने का वक्त नहीं, अब तांडव का वक्त था। अर्जुन ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, नित्या, रंगा की लोकेशन ट्रेस करो, उसका आखिरी कॉल डिटेल्स, उसके अड्डे, सब कुछ, और मेरी गाड़ी तैयार करो। अर्जुन ने नित्या को ऑर्डर दिया था। उसका स्वर इतना ठंडा और सख्त था कि दूसरी तरफ से नित्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हो गया था कि आज रात अर्जुन सर किसी बॉस की तरह नहीं, बल्कि किसी शिकारी की तरह पेश आने वाले हैं। कुछ ही मिनटों बाद विला के बाहर टायरों के चीखने की आवाज आई। अर्जुन बाहर निकला। गेट पर नित्या खड़ी थी। वो अपनी उसी पोर्श पनामेरा में आई थी और साथ में पीछे एक काली एसयूवी भी थी, जिससे अर्जुन की प्राइवेट सिक्योरिटी टीम के लिए चुनिंदा गार्ड्स लाए गए थे। वो लोग वो थे जो सवाल नहीं करते थे, सिर्फ हुक्म मानते थे। अर्जुन ने पोर्श की जगह एसयूवी में बैठना बेहतर समझा, क्योंकि आज रात उसे रफ्तार से ज्यादा मजबूती की जरूरत थी। नित्या ने गाड़ी में बैठते ही अपनी टैबलेट स्क्रीन पर दिखाकर कहा, सर, रंगा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशंस धारावी के एक पुराने स्लोटर हाउस के नजदीक ट्रेस हुई। वो इलाका बहुत घना है। ये कहकर वो अर्जुन के अगले ऑर्डर का इंतजार करने लगी। आगे से अर्जुन ने सिर्फ एक शब्द कहा, चलो। इतना कहते ही गाड़ियों का काफिला मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगा। अर्जुन पिछली सीट पर बैठा था। उसकी नजरें शहर की रोशनियों को चीरकर उस अंधेरे को ढूंढ रही थी जहां मीरा कैद थी। उसका दिमाग 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। 1 महीना मीरा 1 महीने से उन दरिंदों के बीच में थी। ये सोचकर ही अर्जुन की नसें तन जाती थी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके पोर सफेद पड़ गए। उनका काफिला धारावी के पास रुका।
ये गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती थी। अर्जुन उतरा। उसने अपने महंगे कपड़े नहीं पहने, बल्कि एक काला ट्रैक सूट और हुडी पहनी थी ताकि वो अंधेरे में खुल सके। नित्या और चार बॉडीगार्ड्स उसके पीछे थे। उन्होंने रंगा को ढूंढना शुरू किया। अर्जुन की आंखों में एक ऐसा पागलपन था जो उसके रात में रास्ते में जो भी आए वो सहम जाए। एक छोटे से जुए के अड्डे पर वो पहुंचे, जहां रंगा अक्सर देखा जाता था। अर्जुन ने दरवाजा लात मारकर खोला, जिससे अंदर बैठे जुआरी हड़बड़ा गए। धुआं और शराब की बदबू से भरा वो कमरा अचानक खामोश हो गया। अर्जुन ने वहां एक आदमी की कॉलर पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। अर्जुन ने गुर्रा कर कहा, रंगा कहाँ है? उसे उस आदमी ने कांप कर कहा, मुझे मालूम नहीं भाई, कसम से। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने बिना देरी किए उसे एक तरफ फेंका और वहां के मैनेजर को पकड़ लिया। अर्जुन ने अपनी गन, जो उसके एक बॉडीगार्ड से गाड़ी में ली थी, उसे टेबल पर रख कर कहा, तेरी दुकान बंद होने के लिए 1 मिनट लगेगा। तेरी सांस बंद होने में सिर्फ 2 सेकंड। इसलिए चुपचाप बता दे रंगा कहाँ मिलेगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था, जिसे देखकर मैनेजर डर के पसीने से लथपथ हो गया। उसने डर कर कहा, सर वो आज यहाँ नहीं आया। वो अक्सर ही महीने के लिए ऐसे ही गायब हो जाता है। वो शायद कमाठीपुरा की तरफ गया। वहां उसका एक पुराना ठिकाना है। उसने उसे रंगा के रखेल का ठिकाना बता दिया। इसके बाद अर्जुन ने बिना एक पल गवाए वहां से रुख मोड़ लिया। पूरी रात यही चलता रहा। अर्जुन और नित्या मुंबई के सबसे बदनाम और खतरनाक इलाकों में खाक छानते रहे। कमाठीपुरा, ग्रांट रोड, डोंगरी, कोई भी गली ऐसी नहीं जहां अर्जुन की नफरत न पहुंची हो। उसने कई लोगों को पीटा, कई अड्डों को तहस नहस कर दिया, लेकिन रंगा किसी परछाई की तरह हर बार हाथ से फिसल जाता था। वो एक शातिर अपराधी था। उसे छुपने के 100 रास्ते पता थे। सुबह के 4 बजने आए थे। अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन हताशा बढ़ने लगी थी। अर्जुन ने अपने गाड़ी के बोनट पर हाथ मारकर गुस्से में कहा, कहाँ है वो? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तभी नित्या ने उसे पानी की बोतल देकर शांत करवा कर कहा, सर शांत हो जाइए, हम उसे ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने आगे से जोर से चिल्लाकर कहा, शांत? मेरी मीरा पता नहीं किस हाल में है और तुम कह रही हो कि मैं शांत हो जाऊं? वो गुस्से से कांपने लगा। अब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसका फोन बजा। उसने निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर जगदीश कॉलिंग का फोन आ रहा था। उसने तुरंत उठाया और बोला, जी जगदीश जी। दूसरी तरफ से जगदीश की आवाज आई, जो बहुत ही सहमित लेकिन भारी थी। उसने गंभीरता से कहा, सर शिकार जाल में फंस गया है। उसकी बात सुनकर अर्जुन की सांसें अटक गई। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में मिल गया? आगे से जगदीश ने जवाब देकर कहा, जी सर, आप लोग उसे उन जगहों पर ढूंढ रहे थे जहां वो होता है, लेकिन मैंने अपने खबरी नेटवर्क को वहां लगाया जहां वो छुप सकता है। वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। पनवेल के पास एक ट्रक में छुपकर जा रहा था। मेरे आदमी ने उसे टोल नाके पर पहले ही दबोच लिया। अर्जुन ने उसे पूछा, वो जिंदा है ना? आगे से जगदीश ने तुरंत कहा, जी बेहोश है लेकिन जिंदा है। मैंने उसे अपने पुराने फार्म हाउस पर शिफ्ट कर दिया, शहर से दूर खंडाला वाले रोड पर, जो हमारा पुश्तैनी फार्म हाउस है। वहां वहां कोई आता जाता नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी थी। इसलिए उसने एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। ये कहकर वो जहां जाने के लिए तैयार हो गया। तभी जगदीश ने चेतावनी देकर कहा, सर एक बात और, रंगा कोई नॉर्मल गुंडा नहीं है। तो बहुत ढीठ है। मैंने उसे उठाने के बाद पिछले 1 घंटे से बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे लगता है कि अगर वो चुप रहा तो उसके बॉस उसे बचा लेंगे, लेकिन आपको जल्दी आना होगा। उसकी बात सुनकर इधर से अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, वो बोलेगा जगदीश, जब वो मौत को अपने सामने देखेगा तो सब कुछ बोलेगा। इसके बाद अर्जुन और नित्या ने अपनी गाड़ी खंडाला की तरफ घुमा दी। रफ्तार 140 के पार थी। शहर पीछे छूट गया था और अब वह सुनसान हाईवे पर थे। करीब 1.5 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक कच्ची सड़क पर मुड़ी। घने जंगलों के बीच एक पुराना वीरान फार्म हाउस दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर प्लास्टर उखड़ चुका था। गेट पर जंग लगी थी। ये जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। जगदीश के आदमी गेट पर तैनात थे। उन्होंने गाड़ी को तुरंत अंदर जाने दिया। अर्जुन गाड़ी से उतरा और सुबह की धुंध छा गई थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन अर्जुन का शरीर तप रहा था।
जगदीश पोर्च में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। उनके कपड़ों पर खून के कुछ छींटे थे, शायद रंगा के। अर्जुन के पास जाते ही उसने सीधा मुद्दे पर आकर कहा, कहाँ है वो? आगे से जगदीश ने एक लोहे के भारी दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, बेसमेंट में है सर। मैंने उसे 3rd डिग्री दी, नाखून उखाड़ने की धमकी दी, पानी में डुबोया, करंट के झटके दिए, लेकिन वो हंस रहा है। वो कह रहा है कि वो अब कभी मुंह नहीं खोलेगा। उसको पता है कि हम उसे ऐसे मार नहीं सकते, लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसने मुंह खोला तो वो लोग उसको जरूर मार डालेंगे। जगदीश की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई, जिसे देखकर वहां खड़े अनुभवी कमांडोज भी सहम गई। अर्जुन अब वो प्रेमी नहीं था जो मीरा के लिए रोता था। वो अब एक ऐसा तूफान बन चुका था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकता था। अर्जुन ने बेसमेंट के दरवाजे को घूर कर अपनी आवाज को बिल्कुल स्पाट करके कहा, वो अपना मुंह खोलेगा जगदीश जी। इंसान दर्द सह सकता है, लेकिन अपने शरीर का हिस्सा खोने से डर नहीं सकता। एक काम कीजिए, तुरंत एक अस्थायी ऑपरेशन थिएटर तैयार करवाइए। हमारे डॉक्टर्स की टीम को बुलाइए और रंगा की एक किडनी निकाल दीजिए। उसकी बात सुनकर जगदीश, जो अग्निहोत्री परिवार के लिए सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत हिंसा देखी थी, लेकिन वो एक पल के लिए ठिठक गया। उसने खांस कर पूछा, सर किडनी? लेकिन क्या ये जरूरी है? हम उसे डरा सकते हैं, लेकिन सचमुच का ऑपरेशन? लेकिन तभी अर्जुन ने चिल्लाकर उनकी बात को काट कर कहा, मैंने कहा ना कि मुझे किसी भी हालात में मेरा चाहिए, और अगर उसके लिए मुझे इस कीड़े के टुकड़े टुकड़े भी करने पड़े तो मैं करूंगा। इसलिए अब चुपचाप डॉक्टर्स को बुलाइए, अभी। उसकी आंखों पर पागलपन उतर आया था। उसका यह ऑर्डर सुनते ही जगदीश ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। इसके बाद अगले 1 घंटे के अंदर फार्म हाउस का वो गंदा बेसमेंट एक डरावने हॉस्पिटल में बदल गया। बेहोशी की दवा, सर्जिकल औजार और सफेद कोट पहने डॉक्टर सब तैयार थे। रंगा, जो अभी तक अपनी अकड़ में था, उसे अब स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसे एनेस्थेसिया दिया जाने लगा। तब उसे पहली बार असली डर का एहसास हुआ। रंगा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन दवाई के असर से उसकी आवाज भारी होती गई और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। करीब 2 घंटे बाद रंगा को होश आया। उसका सिर भारी था, लेकिन उसको पेट के दाहिने तरफ एक तीखा और असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने नीचे देखा, उसके पेट पर पट्टियां बंधी थी। वहां ताजे टांके लगे थे और खून के हल्के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अंधेरे कोने से एक आवाज आई, उठ गए। इसी के साथ अर्जुन रोशनी में कदम बढ़ाकर आगे आया। उसके हाथ में एक पारदर्शी कांच का कोल्ड बॉक्स था, जिसमें बर्फ के बीचों बीच एक मांस का लोथड़ा रखा हुआ था, जो इंसान की किडनी थी। इसके बाद अर्जुन के बिल्कुल वो करीब आया और उस बॉक्स को उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। अर्जुन ने बहुत ही ठंडे स्वर में पूछा, पहचाना इसे? ये तुम्हारी है और तुम्हारी दाई किडनी। डॉक्टर्स ने बहुत सफाई से काम किया है ना? उसकी बात सुनकर रंगा की आंखें फटी रह गई। उसका गला सूख गया। वो अपनी किडनी को डिब्बे में देख रहा था। दर्द और दहशत ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया था। रंगा ने बुदबुदा कर कहा, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अर्जुन ने बॉक्स को मेज पर रखा और धारदार चाकू उठा लिया। अर्जुन ने चाकू की नोक रंगा की दूसरी तरफ की बाईं किडनी की जगह रखकर कहा, देख रंगा, मैंने अभी सिर्फ निकलवाई है। इंसान एक किडनी पर जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर अब भी तुमने जुबान नहीं खोली तो मुझे नहीं बताया कि मीरा कहाँ है, तो कसम भगवान की, मैं तुम्हारी दूसरी किडनी भी अभी इसी वक्त निकाल लूंगा। और इस बार मैं उसे फ्रिज नहीं करूंगा, बल्कि बाहर गलियों में घूम रहे आवारा कुत्तों को खिला दूंगा। ये कहकर वो उसको क्रूरता से घूरता रहा। अर्जुन की आंखों में जो वहशीपन था, उसने रंगा की रही सही हिम्मत को तोड़ दिया। उसने देखा कि यह लड़का कोई कोरी धमकी नहीं दे रहा, ये सचमुच उसे मार डालेगा, वो भी तड़पा तड़पा कर। रंगा बुरी तरह से कांप उठा। उसके माथे पर पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। इसलिए रंगा ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाई, भाई प्लीज, मुझे मत मारो। रहम करो, मैं बोलता हूँ, मैं सब बोलता हूँ। उसकी आवाज फट रही थी, लेकिन आगे से अर्जुन ने चाकू नहीं हटाया और चिल्लाकर कहा, बोल, मेरा कहाँ है? रंगा रोने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, भाई कसम से कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा हूँ। मेरा काम सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप करना है। मुझे एक फोन आता है, लड़की की फोटो और लोकेशन मिलती है। मैं उन्हें उठाता हूँ और आगे पहुंचा देता हूँ।
मुझे पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद लड़की का क्या होता है और कहाँ जाती है, मुझे कुछ नहीं पता होता। उसकी बात सुनकर अर्जुन पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे लगा था कि रंगा ही मैन हेड है, लेकिन ये गिरोह तो उससे ज्यादा गहरा और खतरनाक निकला। तभी अर्जुन ने चाकू उसकी गर्दन पर रखकर कहा, तू झूठ बोल रहा है। तुझे पता है कि तूने उसको किसको सौंपा है? आगे से रंगा ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, पता है, लेकिन वो लोग सीधे लीडर से जुड़े नहीं हैं। वो बीच के दलाल है। उन्हें माल मतलब लड़कियां सौंपता हूँ और वो फिर उसे आगे ले जाते हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तो अब सुन, तुझे अभी इसी वक्त उन लोगों को कॉल करना होगा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसे देखकर रंगा ने घबरा कर कहा, भाई, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने गद्दारी की तो वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन तभी अर्जुन ने उसके टाकों पर क्रूरता से उंगली रखकर कहा, अगर तूने कॉल नहीं किया तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। फैसला तेरा है, उनकी गोली से मरना है या मेरे चाकू से। ये कहकर उसने चाकू की नोक उसकी स्किन के अंदर घुसा दी। चाकू अंदर जाते ही रंगा दर्द से कराह उठा। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, ठीक ठीक है, मैं कॉल करता हूँ भाई। ये कहकर उसने अर्जुन ने जगदीश को इशारा किया। जगदीश ने रंगा को फोन दिया और तभी अर्जुन ने रंगा से कहा, उन्हें कॉल कर और बोल कि तेरे पास एक नया माल है, बहुत सुंदर और कम उम्र का। तू उसे आज ही बेचना चाहता है, मीटिंग फिक्स कर। उसकी बात सुनकर रंगा ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। स्पीकर ऑन किया, घंटे बजी, तभी उधर से एक भारी आवाज आई, हाँ रंगा, क्या खबर है? उसकी बात सुनकर रंगा ने अर्जुन की तरफ देखा, जिसने ताकू तान रखा था। रंगा ने अपनी आवाज नॉर्मल करने की कोशिश करके कहा, हेलो भाई, एक बहुत बढ़िया चीज हाथ लगी है, एकदम ताजा। कॉलेज की लड़की है, घर से भागी हुई, बहुत सुंदर, देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। तभी उधर से आवाज आई, फोटो भेज। अर्जुन ने पहले इंटरनेट पर एक रैंडम लड़की की फोटो डाउनलोड करके रंगा के फोन में डाल दी थी। रंगा ने वो फोटो भेज दी। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, ठीक है, माल अच्छा है, कहाँ लाना है? रंगा ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने एक पर्चे पर जगह का नाम लिख कर दिया। पेपर देखते ही रंगा ने कहा, भाई, कुर्ला बस स्टैंड के पीछे वाली पार्किंग में शाम को 7 बजे। दूसरे तरफ से भारी आवाज आई, ठीक है, अगर चालाकी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इसलिए ध्यान रखना कि हाँ, वही पुराने लोग आएंगे शिपमेंट लेने। ये कहकर उसने फोन काट दिया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। पहला चरण पूरा हुआ, लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरी थी। इसलिए अर्जुन ने जगदीश की तरफ देखकर कहा, जगदीश, वो लोग लड़की लेने आ रहे हैं। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, उनका पीछा करना होगा ताकि पता चले कि उनका ठिकाना कहाँ है। लेकिन लड़की कहाँ से लाएंगे? हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो चारा बन सके। उसकी बात पूरी होते ही बेसमेंट में सन्नाटा छा गया। यह बहुत जोखिम भरा काम था। किसी अनजान लड़की को खतरे में नहीं डाला जा सकता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं जाऊंगी। सबने मुड़कर देखा, सीढ़ियों पर नित्या खड़ी थी। वो कब से नीचे आई और किसी को पता नहीं चला। उसका चेहरा डरा हुआ नहीं बल्कि दृढ़ था। उसको देखते ही अर्जुन चौंक गया। उसने चिल्लाकर कहा, नित्या, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम जानती हो कि वो लोग कौन हैं? ह्यूमन ट्रैफिकर्स। अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो वो तुम्हें उठा ले जाएंगे। और लेकिन तभी नित्या ने अर्जुन की बात काट कर कहा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें मीरा मैम का पता कभी नहीं चलेगा सर। ये कहकर वो सीढ़ियां उतरकर अर्जुन के पास आ गई। उसके आंखों में देखकर कहा, सर, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन इस वक्त मैं एक लड़की हूँ। एक लड़की होने के नाते मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ जिससे मीरा गुजर रही होगी। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। मेरे पास जीपीएस ट्रैकर होगा, आप लोग आसपास होंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, नहीं नित्या, मैं तुम्हें इस आग में नहीं झोंक सकता। मीरा के लिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। लेकिन तभी नित्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, एक दोस्त की तरह। उसने नरमी से कहा, अर्जुन सर, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। और रंगा के मुताबिक वो लोग लड़की को बेहोश हालत में ले लेते हैं। मुझे बस बेहोश होने का नाटक करना है। प्लीज सर, मुझे ये करने दीजिए। मैं कुछ भी करके आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में द्वंद था। वो नित्या को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन मीरा का समय निकलता जा रहा था।
अंत में उसने भारी मन में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन सुन लो, अगर मुझे लगा कि खतरा 1% भी बढ़ रहा है तो मैं मिशन अबॉर्ट कर दूंगा और गोलियां चला दूंगा। मैं अब तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। उसकी बात सुनकर नित्या ने सहमति जता दी और पूरा प्लान तैयार हो गया। वो लोग शाम का इंतजार करने लगे। शाम के 6:30 बजे हो चुके थे। कुर्ला बस स्टैंड का पिछला हिस्सा, जो आमतौर पर सुनसान रहता था, जहां पुरानी खटारा बसें खड़ी रहती थी, आज एक खतरनाक खेल का मैदान बनने वाला था। अर्जुन और उसकी पूरी टीम तैयार थी, वहां पहुंच चुकी थी। नित्या ने एक नॉर्मल सलवार कमीज पहनी थी और अपने बाल बिखेर लिए थे ताकि वो मुसीबत में फंसी लड़की लगे। उसके कपड़ों के अंदर एक माइक्रोफोन और जीपीएस ट्रैकर लग गया था। इसके बाद जगदीश ने रंगा को तैयार किया। रंगा को एक व्हीलचेयर पर बैठाया गया क्योंकि उसकी टांगों की हड्डियां टूट गई थी। पेट पर टांके थे, लेकिन उसे ऐसे कपड़े पहनाए गए जो नॉर्मल दिखे। अर्जुन ने उसे साफ शब्दों में कहा, अगर तूने कोई इशारा किया तो स्नाइपर का निशाना तेरे सिर पर है। इसके बाद अर्जुन और उसके कमांडोज आसपास की झाड़ियां, पुरानी बसों के अंदर वैन में छिपे हुए थे। अर्जुन की नजरें बाज की तरह उस पार्किंग स्पॉट पर जमी थी। ठीक 7 बजे एक पुरानी मारुति ओमनी वैन वहां आकर रुकी। अर्जुन ने अपनी गन का सेफ्टी लॉक हटाकर कहा, सब लोग तैयार रहो, अभी हमला नहीं करना, हमें उनका पीछा करना है। तभी वैन का दरवाजा खुला। अर्जुन को उम्मीद थी कि कोई हट्टा कट्टा गुंडा बाहर निकलेगा, लेकिन जो लोग बाहर निकले उसे देखकर वो हैरान हो गया। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल दादा दादी जैसे लग रहे थे। बूढ़े के हाथ में एक लाठी थी और बूढ़ी ने सफेद साड़ी पहनी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मानव तस्करी के जैसे घिनौने अपराध में शामिल हो सकते हैं। उनको देखते ही रंगा ने ईयरपीस में फुसफुसा कर कहा, यही है वो लोग जो शक के दायरे में नहीं आते, इसलिए पुलिस इन्हें रोकती नहीं। ये कहकर वो स्थिरता से उस बूढ़े और बूढ़ी की तरफ देखने लगा। वही नित्या एक बेंच पर लेटी हुई थी, आंखें बंद किए जैसे बेहोश हो। रंगा व्हीलचेयर पर उसके पास था, तभी वो बूढ़ा आदमी रंगा के पास आया। बूढ़े ने रंगा से पूछा, यही है मान? उसकी आवाज खुरदरी थी। उसकी बात सुनकर रंगा ने डर कर कहा, हाँ काका, मैंने इसे नशा दिया है, प्रोग्राम एकदम सेट है। ये कहकर वो हल्के से मुस्कुराया। तभी बूढ़ी औरत ने झुककर नित्या का चेहरा देखा। उसने नित्या की गाल थपथपाए। नित्या ने कोई हरकत नहीं की। बूढ़ी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सुंदर है, इसके अच्छे दाम मिलेंगे। ये कहकर बूढ़े ने रंगा को नोटों की एक गड्डी थमाकर कहा, ये ले तेरा हिस्सा, अब हम चलते हैं। रंगा ने पैसे लिए। अर्जुन दूर से सब देख रहा था। उसका खून खोलने लगा था। ये बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र भगवान का नाम लेने की थी, वो जवान लड़कियों की जिंदगियां बेच रहे थे। इसके बाद बूढ़े और बूढ़ी ने नित्या का सहारा देकर उठाया, जैसे वो अपनी बीमार पोती को लेकर जा रहे हो। उन्होंने नित्या को वैन में पिछली सीट पर लेटा दिया। वैन स्टार्ट हुई और धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर निकल पड़ी। वैन के जाते ही अर्जुन ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, मूव मूव मूव, दूरी बनाकर रखो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम पीछे हैं। वैन मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होती हुई शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन की गाड़ियां, एक नॉर्मल टैक्सी जिसमें अर्जुन था और वो दो बाइक, थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहे थे। नित्या का ट्रैकर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद वैन एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। यह रास्ता भिवंडी के गोदामों की तरफ जाता था। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और अंधेरा घना था। तभी जगदीश ने वॉकी टॉकी पर कहा, सर, अब और इंतजार नहीं कर सकते, आगे जंगल है, अगर वो वहां घुस गए तो नित्या को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने तुरंत कहा, ठीक है, उन्हें यही रोकते हैं, ओवरटेक करो। उसके ऑर्डर देते ही टैक्सी ने रफ्तार बढ़ाई और उसने वैन के आगे जाकर उसे कट मारा। पीछे से जगदीश की एसयूवी ने वैन का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से वैन के ब्रेक जोर से लगे और तर की आवाज आई। इसके पहले कि वैन के अंदर बैठे बूढ़े लोग कुछ समझ पाते, अर्जुन और उसके आदमी वैन को घेर चुके थे। अर्जुन ने वैन का शीशा अपनी गन की बट से तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। अर्जुन ने दहाड़ कर कहा, बाहर निकलो तुम। उसकी शेर जैसी दहाड़ सुनकर बूढ़ा और बूढ़ी घबरा गई। उन्होंने हाथ ऊपर किए। तभी बूढ़े ने नाटक करना शुरू करके कहा, अरे बेटा, क्या हुआ? हम तो गरीब लोग हैं, हमें क्यों रोक रहे हो? ये कहकर वो बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने बूढ़े के कॉलर को खींचकर बाहर निकाला। उसको सड़क पर पटक दिया, जिसे नित्या वैन से बाहर आ गई और सही सलामत। उसने अर्जुन को इशारा किया कि वो ठीक है,
उसका इशारा पाते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली। इसके बाद अर्जुन ने बूढ़े के सीने पर पैर रखा और अपनी गन उसके माथे पर टिका दी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम कौन हो। वो लड़की कहाँ है जिसे रंगा ने पिछले महीने तुम्हें दिया था? और नित्या को तुम किसके पास लेकर जा रहे थे? ये कहकर उसने मीरा की तस्वीर दिखाई। अपने माथे पर बंदूक देखकर बूढ़ा कांपने लगा। उसने डर के कहा, साहब, साहब हमें कुछ नहीं पता, हमें मत मारो। लेकिन आगे से अर्जुन ने हवाई फायर करके कहा, झूठ मत बोलो। गोले की आवाज सन्नाटे में गूंज गई, जिसको सुनते ही बूढ़ी औरत चीख पड़ी। अर्जुन ने दोबारा गन तान कर कहा, बोल वरना अगली गोली तेरे भेजे में मारूंगा। उसकी धमकी सुनकर बूढ़ा रोने लगा। उसने हड़बड़ा कर कहा, मैं बताता हूँ साहब, हम तो सिर्फ कोरियर हैं। हम लड़कियों को शहर से बाहर ले जाते हैं और एक खास जगह पर छोड़ देते हैं। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, किसके पास? बूढ़े ने यह बात में जवाब देकर कहा, दो भाई हैं, उनका नाम जगन और मगन है। वो भिवंडी के पास एक पुराने कपड़े फैक्ट्री के मालिक हैं। वो ही असली लोग हैं। वो लड़कियों को वहां रखते हैं और फिर उनको गोवा भेज देते हैं। गोवा में ही असली मास्टरमाइंड है, जिसको हम नहीं जानते साहब। तभी अर्जुन ने नाम दोहरा कर कहा, जगन मगन। अर्जुन ने इन नामों को अपनी जुबान पर ऐसे चखा जैसे वो जहर, और चिल्ला कर कहा, क्या मीरा अभी भी उनके पास हो सकती है? सच बोलो। बूढ़े ने अपनी जान की भीख मांग कर हड़बड़ा कर जवाब देकर कहा, साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि वो लड़की अभी भी उनके पास है या नहीं। हमारा काम तो बस सप्लाई करना था। लेकिन ये कहकर उसने अपना थूक निकला और अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, इतने दिनों में तो लड़कियों को अलग अलग देशों में भेज दिया जाता है, पर इस बार मामला अलग है। ये कहकर वो रुक गया। अर्जुन ने दहाड़ कर पूछा, अलग कैसे? आगे से बूढ़े आदमी ने जल्दी से जवाब देकर कहा, साहब, मुझे खबर मिली थी कि गोवा वाले उस बड़े मास्टरमाइंड के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। उसे अरब के किसी बड़े शेख के लिए कम से कम 500 लड़कियां की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा शिपमेंट है, इसलिए उस मास्टरमाइंड ने जगन और मगन को ऑर्डर दिया था कि जल्दी से जल्दी 50 नई लड़कियों का इंतजाम करे, ताकि कोटा पूरा हो जाए। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो शिपमेंट निकल चुका है या अब कि मेरा अभी भी उस खेप का हिस्सा बनने के लिए गोवा के गोदाम में इंतजार कर रही है। हो सकता है हो सकता है कि वो अभी भी वहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा शिपमेंट इकट्ठा करने में वक्त तो लगता है साहब। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन पूरी तरह से ठिठक गया। उसके दिमाग में दो ख्याल एक साथ कौंधे। एक तरफ ये डर कि मेरी कहीं मीरा को भेज देने नहीं दिया, दूसरी तरफ ये उम्मीद कि शायद बड़े शिपमेंट के इंतजार में मीरा अभी भी भारत में हो। उसकी आंखों में गुस्सा और अंगारों की तरह दहक रहा था। उसने बूढ़े को एक झटके में जमीन पर पटक दिया। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, मेरी मीरा को कुछ नहीं हो सकता। उसकी आवाज में दर्द और चुनौती दोनों थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा, चाहे वो पाताल में हो या समुद्र के बीच। अगर उसे एक भी खरोंच आई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। ये कहकर अर्जुन ने तुरंत जगदीश की तरफ देखा। जगदीश जो अपने एक्सपीरियंस के कारण शांत खड़ा था, अर्जुन के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। तभी अर्जुन ने ऑर्डर देकर कहा, जगदीश जी, दोबारा से जाल तैयार कीजिए। हमें अब उन दोनों भाइयों जगन मगन को पकड़ना है। मुझे भिवंडी जाना है अभी इसी वक्त। ये कहकर अर्जुन गाड़ी की तरफ बढ़ने ही वाला था। तभी उस घोड़े ने, जो जमीन पर पड़ा कर रहा था, अपने टूटी आवाज में कहा, साहब, साहब रुकिए, आप गलती कर रहे हैं। उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो नॉर्मल गुंडे नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन रुका। उसने मुड़कर बूढ़े को देखा और सवालिया नजरों से देखकर पूछा, क्या मतलब? आगे से बूढ़े ने हिम्मत जुटाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, साहब, जगन मखन जुड़वा भाई है। वो एक ही शरीर और दो जान की तरह है। उनका दिमाग एक जैसा चलता है। वो कभी एक साथ एक जगह पर नहीं सोते, कभी एक साथ बाहर नहीं निकलते। उनका नेटवर्क बहुत तकड़ा है। अगर आप सीधे उनकी फैक्ट्री पर हमला करेंगे तो वो मार जाएंगे, लेकिन आपके हाथ नहीं आएंगे। आप पुलिस या बंदूक के दम पर उनसे सच नहीं उगलवा सकते। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, तो फिर? आगे से बूढ़े ने कुटिल सम्मान के साथ कहा, उनकी सिर्फ एक कमजोरी है साहब,
वो दोनों एक दूसरे से पागलपन की हद तक प्यार करते हैं। वो दुनिया चला सकते हैं लेकिन एक दूसरे को खरोंच तक नहीं आने दे सकते। अगर आप एक को पकड़ लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद नंगे पांव दुनिया के किसी भी कोने से उस लड़की को ढूंढकर आपके पास ले आएगा। आपको दोनों को नहीं, सिर्फ एक को निशाना बनाना होगा। बूढ़े ने इस मीरा के लिए अर्जुन की आंखों में तड़प देख ली थी, जिसे देखकर वो पिघल गया। वहीं उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। ये एक रणनीतिक सुझाव था। सीधे हमले से उसकी मीरा को भी खतरा हो सकता था, लेकिन अगर वो एक भाई को बंधक बना ले तो दूसरा भाई मीरा को बचाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद उसने जगदीश से कहा, जगदीश जी प्लान बदलिए। हम फैक्ट्री रोड पर रेड नहीं मारेंगे, हम शिकार करेंगे। हमें उन दोनों में से एक को उठाना है, मगन। हम मगन को उठाएंगे। उसकी बात सुनते ही सभी आगे के प्लान के लिए तैयार हो गए। वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर भिवंडी की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वो भिवंडी पहुंच गई। अर्जुन, जगदीश, नित्या ने तुरंत अपनी गाड़ियों में भिवंडी से थोड़ी दूर एक सुनसान ढाबे पर पीछे खड़ा किया। वहीं पर अपना वॉर रूम बना लिया। नित्या ने अपनी कार के बोनट पर लैपटॉप खोला और भिवंडी के उस इलाके का सैटेलाइट रोड मैप निकाल लिया। नित्या ने टाइप करके कहा, सर, मैंने जगन और मगन की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। बूढ़े ने सच कहा था, दोनों बड़े शातिर हैं, लेकिन मगन मगन थोड़ा रंगीन मिजाज का है। जगन जहां फैक्ट्री और बिजनेस संभालता है, वहीं मगन वसूली और डीलिंग का काम देखता है। उसका एक रूटीन है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्या रूटीन? नित्या ने स्क्रीन पर एक लोकेशन को हाईलाइट करके उसकी बात का जवाब देकर कहा, हर मंगलवार और शुक्रवार की रात मगन भिवंडी के कल्याण नाका के एक प्राइवेट क्लब में जाता है। आज शुक्रवार है सर, वो आज रात वहां जरूर जाएगा। वो हमेशा अपने काले रंग के स्कॉर्पियो में होता है और उसके साथ दो गाड़ियां बॉडीगार्ड्स की होती हैं। ये कहकर उसने उस जगह का मैप अर्जुन को दिखाया। आगे से अर्जुन ने मैप को ध्यान से देखकर पूछा, क्लब से फैक्ट्री जाने का रास्ता कौन सा है? नित्या ने एक पतली सड़क जो जंगलों के बीच से गोदाम के बीच से गुजरती थी, उसकी तरफ इशारा करके कहा, ये वाला ये शॉर्टकट है। वो अक्सर पुलिस से बचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। ये अंधेरा रहता है और ट्रैफिक न के बराबर होता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत प्लान बनाकर कहा, यही यही जगह है जहां हम उसे दबोचेंगे। यह रास्ता उसकी कब्र बनेगा। इसके बाद उन सब ने प्लानिंग शुरू कर दी। तभी जगदीश ने उसे अपना प्लान बताकर कहा, सर, हम तीन टीमें बनाएंगे। टीम अल्फा, जो मगन के क्लब से निकलने का इंतजार करेगी और हमें सिग्नल देगी। टीम बीटा, जो रास्ते में एक नकली एक्सीडेंट क्रिएट करेगी ताकि मगन का काफिला रुकने पर मजबूर हो जाए। टीम गामा स्ट्राइक टीम बनेगी, जिसमें आप और हम होंगे। हम धुआं और अंधेरे का फायदा उठाकर मगन को उसकी गाड़ी से खींच निकालेंगे। उसकी यह प्लानिंग अर्जुन को सही लगी। उसने अपनी गन चेक करके कहा, मुझे वो जिंदा चाहिए जगदीश जी। याद रखिएगा, अगर वो मर गया तो मीरा मीरा तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। आगे से जगदीश ने अपनी पुरानी राइफल लोड करके कहा, फिक्र मत कीजिए सर, हम उसे इतना दर्द देंगे कि वो मरेगा नहीं, लेकिन मौत की दुआ मांगेगा। रात के 11:30 हो चुके थे। भिवंडी का वो सुनसान रास्ता, जिसके दोनों तरफ झाड़ियों और बंद पड़े गोदाम थे, बिल्कुल खामोश था। अर्जुन और उसकी टीम वहां पहले से तैनात थी। उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक पुराना ट्रक खड़ा कर दिया, जैसे वो खराब हो गया हो, और उसका बोनट खोला, जिससे धुआं निकल रहा था, जो स्मोक ग्रेनेड की मदद से निकाला जा रहा था। वहीं अर्जुन सड़क के किनारे एक झाड़ी के पीछे छिपा था। उसने काले कपड़े पहने थे और चेहरे पर नकाब था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन हाथ स्थिर थे, और ये उसके जीवन का सबसे बड़ा जुआ था। तभी नित्या की आवाज उसके ईयरपीस में गूंजी, टारगेट मूव कर रहा है सर। तीन गाड़ियां बीच वाली खाली स्कॉर्पियो में मगन है। स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वे अगले 2 मिनट में आपकी लोकेशन पर होंगे। उसकी बात सुनते ही इधर से अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा, कॉपी दैट, पोजीशन लो। ये कहकर उसने अपनी टीम को इशारा किया। तभी दूर से गाड़ियों के हेडलाइट्स का उजाला दिखाई दिया। टायरों की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई नजदीक आ रही थी। सबसे पहले एक सफेद बोलेरो आई, जिसमें बॉडीगार्ड्स थे। उसके ठीक पीछे काली स्कॉर्पियो और अंत में एक और बोलेरो। जैसे ही पहली गाड़ी उस खराब ट्रक के पास पहुंची, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई। चर्र गाड़ियों का काफिला रुक गया। पहली गाड़ी से दो बॉडीगार्ड्स गालियां बक कर निकले। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, अबे ओए, ये खटारा बीच रास्ते में क्यों खड़ी है? हटा इसे। आगे से ट्रक के पास खड़े अर्जुन
कि एक आदमी ने नाटक करके कहा, भाई यार इंजन सीज हो गया, बस मैकेनिक को बुलाया है। लेकिन आगे से उस गुंडे ने गुस्से में कहा, हटा इसे वरना तुझे यही काट देंगे। ये कहकर वो गुंडा ट्रक की तरफ बढ़ा। यही वो पल था जिसका अर्जुन को इंतजार था। इसलिए अर्जुन ने अपने ईयरपीस में ऑर्डर देकर कहा, नाउ। उसका ऑर्डर सुनते ही तभी अचानक अर्जुन के लोगों ने सड़क के दोनों तरफ से फ्लैश बैक ग्रेनेड्स, मतलब तेज रोशनी और आवाज वाले बम गाड़ियों के बीच फेंक दिए। धड़ाम धड़ाम तेज रोशनी ने गुंडों की आंखों को चकाचौंध कर दिया और धमाकों की आवाज से उनके कान सुन कर दिए। चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया, जिससे डर के मारे गुंडे चिल्लाए, हमला हमला। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन अर्जुन की टीम भी ट्रेंड थी। उसने धुएं के बीच से निकलकर स्टिक निशाने लगाए। उनका मकसद मारना नहीं बल्कि उन्हें बेकार करना था। कमांडोज ने गुंडों के पैर और कंधों पर गोलियां मारी। तभी अर्जुन धुएं को चीर कर सीधे बीच वाली गाड़ी काली स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि मगन उसी में है। स्कॉर्पियो का ड्राइवर अभी होश में था। उसने गाड़ी ब्रेक करके भागने की कोशिश की, लेकिन जगदीश ने पीछे वाली बोलेरो के टायर पर गोली मारकर उसे जाम कर दिया, जिससे स्कॉर्पियो फंस गई। अर्जुन स्कॉर्पियो के पास पहुंचा। अंदर मगन बैठा था, एक मोटा गंजा आदमी जिसने सोने की चैन पहनी थी। वो डरा हुआ था और अपनी पिस्तौल निकाल रहा था। इससे पहले कि मगन गोली चलाता, अर्जुन ने अपनी गन के बट से स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़े मगन के चेहरे पर गिरे। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए दरवाजा खोला। मगन की कलाई मरोड़ी और उसकी पिस्तौल गिर गई। उसे कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा। अर्जुन ने दहाड़ कर कहा, बाहर आओ सुअर। आगे से मगन ने हाथ पैर चलाए। उसने घबरा कर पूछा, कौन कौन हो तुम? जानते नहीं मैं कौन हूं? जगन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आगे से अर्जुन ने उसे सड़क पर पटका। अर्जुन ने मगन की आंखों में देखकर कहा, जगन का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मुझे वो नहीं बताया जो मैं जानना चाहता हूं, तो मैं तुझे दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं छोड़ूंगा। आगे से मगन ने अर्जुन का चेहरा ध्यान से देखा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि लड़का कौन है। लेकिन अर्जुन की आंखों में जो मौत का साया था, उसे देखकर मगन की रूह कांप गई। इसी बीच जगदीश और बाकी टीम ने मगन के बॉडीगार्ड्स को काबू में कर लिया था। वो सब जमीन पर पड़े करहा रहे थे। इसके बाद जगदीश ने चिल्लाकर कहा, सर पैकेज सिक्योर है, हमें अब निकलना होगा। 5 मिनट में इनकी बैकअप टीम आ सकती है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहीं उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने मगन को उठाया और उसे घसीटकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और सभी लोग को ऑर्डर देकर कहा, चलो दोस्तों। उसके एक ऑर्डर के साथ गाड़ियों का काफिला वहां से तूफान की तरह निकल पड़ा। पीछे सिर्फ धुआं, खून और मगन के आदमियों की चीखें। आधे घंटे बाद अर्जुन मगन को लेकर उसी पुराने फार्म हाउस पर पहुंचा जहां उसने रंगा का ऑपरेशन करवाया था। वहां का बेसमेंट अब मगन का नया घर था। अर्जुन ने मगन को एक कुर्सी से बांध दिया। मगन अब होश में था, लेकिन बड़ा डरा हुआ। अर्जुन ने मगन के सामने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अर्जुन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, देख मगन, मेरे पास वक्त बहुत कम है और तेरे पास खून बहुत कम है। उसकी आवाज चिल्लाने से भी ज्यादा डरावनी थी। अपनी पूरी बात करने के बाद अर्जुन ने मगन के माथे पर बहते हुए खून को की तरफ इशारा किया, जो शीशा टूटने की वजह से बह रहा था। तभी मगन ने अर्जुन से सौदा करने की कोशिश करके कहा, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा। मैं तुम्हें डबल दूंगा। जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा। उसको उम्मीद थी कि पैसे के आगे कोई भी पिघल जाता है, लेकिन आगे से अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, पैसा नहीं, मुझे मीरा चाहिए। वो लड़की जो 1 महीने से तुम्हारे पास है, जिसे तुम गोवा भेजने वाले थे। ये कहकर उसने मीरा की फोटो मगन को दिखाई। उसकी बात सुनकर मगन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि मामला पर्सनल है। उसने डर कर कहा, वो तो शायद गोवा से भी निकल गई होगी। इतने दिन कोई लड़की नहीं टिकती। अब तो वो दुनिया के किसी कोने में किसी अमीर आदमी का बिस्तर गर्म कर रही होगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी अर्जुन ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत रखने की कोशिश करके कहा, जगदीश जी, क्या रंगा वाला डॉक्टर अभी भी यहाँ है? तभी जगदीश ने पीछे से कहा, जी सर, ऑपरेशन थिएटर तैयार है। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने जोर से आवाज लगाकर कहा, डॉक्टर, इस बार मुझे किडनी नहीं चाहिए, इस बार मुझे आंखें चाहिए। मगन भाई को दुनिया देखने का बड़ा शौक है ना? एक कम कीजिए, इसकी आंखें निकाल लीजिए। आंखें शब्द सुनते ही मगन चीख पड़ा। उसने घबरा कर कहा, नहीं, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं।
आखिरकार उसने वो कह दिया जो अर्जुन सुनने को बेकरार था। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने उसका मोबाइल उसके सामने रखकर कहा, तो सुन, जगन को फोन लगा, वीडियो कॉल। मगन के पास कोई चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से फोन अनलॉक किया और अपने भाई जगन को वीडियो कॉल किया। रिंग बजी, 1 2 3, फिर स्क्रीन पर एक चेहरा आया, बिल्कुल मगन के जैसा। बस उसके बाल और आंखों में क्रूरता थी। वो जगन था और वो फैक्ट्री में बैठा था। जगन ने तुरंत मगन से पूछा, मगन तू कहाँ है? तेरे आदमी बता रहे हैं कि हमला हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मगन उसकी बात का जवाब देता, अर्जुन ने मगन के हाथ से फोन लिया और कैमरा अपनी तरफ घुमाया। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, हेलो जगन भाई। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अर्जुन को देखते ही जगन चौंक गया। उसने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? मेरा भाई कहाँ है? अर्जुन ने कैमरा घुमाकर मगन को दिखाया, जो बंधा हुआ और उसके चेहरे पर खून लगा था। अर्जुन ने मगन की गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू रखकर जगन से कहा, देख ले भाई को, अभी तो सबूत है, लेकिन अगले 10 मिनट की गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये देखते ही जगन ने चिल्लाकर कहा, मगन, अगर अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। उसका चेहरा देखकर वो लाल हो चुका था। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने आगे से सख्त आवाज में कहा, अपनी धमकियां अपने पास रखो मिस्टर जगन, क्योंकि अब सौदा मैं करूंगा। तुम लोगों के पास एक चीज है जो मेरी है, और मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारी है। इसलिए ये कहकर वो क्रूर मुस्कान के साथ चुप हो गया। दूसरी तरफ से जगन ने चिल्लाकर कहा, ये क्या चाहिए तुम्हें? बोलो अब, चुप क्यों हो गई? इधर से अर्जुन ने तुरंत मुद्दे पर आकर कहा, मीरा, वो लड़की जो पिछले महीने तुम्हारे पास उस बूढ़े के जरिए आई थी, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है, या तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मुझे मीरा चाहिए सही सलामत। अगर उसके शरीर पर एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारे भाई का एक एक ऑर्गन काटकर तुम्हारे पास पार्सल करूंगा। ये कहकर उसने मीरा की तस्वीर वीडियो कॉल पर जगन को दिखाई। मीरा की तस्वीर देखते ही जगन ने उसको पहचान लिया। वो पूरी तरह से खामोश हो गया। वो जानता था कि वो फंस चुका है, क्योंकि उसका भाई उसकी जान था। कुछ देर खामोश रहने के बाद जगन ने भारी आवाज में कहा, सुन लड़के, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, लेकिन ठीक है, मेरे भाई को कुछ मत करना। वो लड़की अभी गोवा वाले गोदाम में है। उसे कल सुबह ही गोवा भेजा गया था। उसकी बात सुनकर अर्जुन का दिल जोर से धड़का। वो ये जानबूझ खुश था कि मीरा अभी इंडिया में ही थी। इसके बाद अर्जुन ने उसको ऑर्डर देकर कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ और अपने भाई को ले जाओ। लेकिन आगे से जगन ने प्रतिक्रिया ने अर्जुन को चौंका दिया। स्क्रीन पर दिख रहा जगन का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उसने नाम में सिर हिलाकर घबराहट में कहा, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम समझ नहीं रहे हो लड़को। वहां जाना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। मैं इसे गोवा से वापस नहीं ला सकता। वो इलाका मेरी पहुंच से बाहर है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने इधर से दहाड़ कर कहा, क्यों? तुम इतना डर क्यों रही हो? दूसरी तरफ से जगन ने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, हाँ हाँ, मैं डरता हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहां जो आदमी डिलीवर लेता है वो गोवा में एक बहुत बड़ा और आलीशान रिजॉर्ट चलाता है। उसका नाम रॉबिन अल्फेंजो है। फिर उसने गहरी सांस लेकर आगे कहा, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो गोवा के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। उसका गोदाम कहाँ है, उसने लड़कियों को कहाँ छुपा कर रखा, इसके बारे में मुझे रत्ती भर भी जानकारी नहीं। हम बस माल उसके आदमियों को सौंप देते हैं। उसके बाद उन लड़कियों का वजूद ही मिट जाता है। ये कहकर जगन ने हाथ जोड़ दिया और आगे कहा, अब इसके बाद तुम चाहो हम दोनों भाइयों को ही क्यों न मार डालो, लेकिन मैं इससे आगे न तो तुम्हें कुछ बता सकता हूँ और न ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अगर मैंने रोफिन अल्फेंजो के काम में दखल दिया तो वो मेरे पूरे खानदान को जिंदा जमीन में काट देगा। उसकी आंखों में सच्चाई और मौत का खौफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन समझ गया कि आदमी अब और कुछ नहीं उगलेगा। उसे उसका टारगेट मिल चुका था। अर्जुन ने फोन काटा और एक पल के लिए आंखें बंद करके खड़ा हो गया। रॉबिन अल्फेंजो, रॉयल एसेंस रिजॉर्ट 7 स्टार, ये नाम उसके दिमाग में छप गया। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने मुड़कर जगदीश की तरफ देखा। जगदीश, जो अभी भी मगन पर नजर रखे हुए था, वो अर्जुन के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, जगदीश जी, तुरंत गोवा जाने का इंतजाम कीजिए। प्राइवेट जेट तैयार करवाइए। हमें आज रात ही निकलना होगा। जगदीश ने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी सर, लेकिन वहां जाकर हम क्या करेंगे? रॉबिन अल्फेंजो बहुत बड़ा आदमी है। उसके रिजॉर्ट में घुसना किसी किले में घुसने जैसा होगा।
वहां की सिक्योरिटी किसी मिलिट्री बेस के कम नहीं होगी। जगदीश उसके बारे में जानता था, लेकिन आगे से अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने दृढ़ता से कहा, हम वहां हमला नहीं करेंगे जगदीश जी। हम वहां गेस्ट बनकर जाएंगे। किले के दरवाजे बारूद से नहीं बल्कि चालाकी से खोले जाते हैं। उसकी बात सुनते ही जगदीश तुरंत काम पर लग गया और उसने जल्दी से एकम प्राइवेट जेट तैयार करवा दिया। रास्ते में फिर प्राइवेट जेट में मुंबई से गोवा जाते वक्त अर्जुन ने एक बहुत ही बारीक और खतरनाक प्लान तैयार किया। वो जानता था कि रॉबिन अल्फेंजो जैसे आदमी से सीधे भिड़ना बेवकूफी होगी। उसे रॉबिन को उसके ही खेल में फंसाना था। अर्जुन ने प्लेन में बैठे बैठे अपनी पूरी टीम को प्लान समझा कर कहा, हम एक नकली परिवार बनाएंगे। जगदीश जी, आपको अपना नया भेष बदलना पड़ेगा। आप एक अमीर रईस और थोड़े घमंडी टूरिस्ट मिस्टर विक्रम का किरदार निभाएंगे। फिर उसने एक सिक्योरिटी एजेंट की तरफ देखकर आगे कहा, आपके साथ एक महिला एजेंट है, मिस माया। आपकी पत्नी मिसेस सुनेता बनकर जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिस नित्या का है। मिस नित्या को आप दोनों की बिगड़ैल और जिद्दी बेटी बनना पड़ेगा। ये कहकर अर्जुन ने नित्या की तरफ देखकर समझा कर कहा, नित्या, तुम्हें एक ऐसी अमरजादी की एक्टिंग करनी है जो अपनी दुनिया में मस्त रहती है। तुम्हें इस सब का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। इसके बाद उसने अपना रोल बनाकर कहा, और पॉइंट दो, मैं खुद रिजॉर्ट्स में चेक इन नहीं करूंगा। मेरा चेहरा रॉबिन और उसके आदमियों के लिए अनजान होना चाहिए, लेकिन मैं रिजॉर्ट के इतना करीब रहना चाहता हूँ जिससे मैं हर एक्टिविटी पर नजर रखूं। इसलिए मैं वहाँ का लोकल सिटीजन बनकर रहना चाहता हूँ। इसके लिए हमें बहुत कम समय में वहाँ कोई बिजनेस देखना पड़ेगा जिसको मैं अपना बता सकूं। ऐसे कर करके वो पूरा प्लान उनको समझा रहा था। क्या अर्जुन अपने प्लान में कामयाब होगा? क्या वो मीरा को ढूंढ पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।